क्या वाकई में मैंने 3 लोगों का मर्डर किया था? मेरे ज़िंदगी के साथ उन लोगों ने खिलवाड़ क्यों किया? लेकिन हाँ, उन लोगों को मैं दिल से सलाम करूंगा जिन लोगों ने मेरे नाम से एफआईआर दर्ज किया। शायद उन लोग नहीं रहते, एफआईआर नहीं करते, तो आज मैं अपने पहचान भी नहीं बना सकता। वहाँ पर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वेलकम बैक न्यू ब्लॉग वीडियो गैस। और इस वीडियो को आज हम लोग इंफॉर्मेशन वीडियो भी बोल सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो गैस, कहीं ना कहीं आपने क्लिक किया तो थंबनेल देखकर ही क्लिक किए होंगे। और ये जो थंबनेल मैंने लगाया ये सही है कि मुझे 8 महीना जेल में रहना पड़ा है। और क्यों रहना पड़ा है ये मैं आप लोग को पूरा इस वीडियो पे क्लियर करने वाला हूँ। वाकई में मैं गलत था या सही था, इस वीडियो पे आप लोग को पता चलने वाला है। तो गाइस, बात है 2009 की, जब मैं पढ़ाई करता था। उस समय मेरा जो एज था 15 इयर्स था। तो उस समय हम लोग का गांव में बहुत बड़ा ज़मीन को लेकर के विवाद हो गया था। आप लोग को पता ही होगा कि हर गांव में तो नहीं, शायद कुछ गांव में ज़मींदार वाला ज़मीन होगा, जिसको हम लोग मजहस ज़मीन भी कहते हैं। पहले ज़मींदार लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, और जब ज़मींदार मर जाता है तो वह ज़मीन गांव वालों का हो जाता है। तो इसी प्रकार से गैस हम लोग का गांव में भी ज़मींदार का डेथ हो गया था। उसके बाद जो ज़मीन का देख रेख करते थे वो क्या करते थे कि वो दलाल लोगों ने उनको भड़काया कि ये ज़मीन आपका तो नहीं होगा, आप बेच दीजिए हम लोग के पास। इस प्रकार से उसको कहा गया। और फिर वो क्या करता था, जो ज़मीन का देख रेख करता था, वो धीरे धीरे से चुपके से दूसरों के पास बेच दिया। सारा ज़मीन को बेचा नहीं था, कुछ ज़मीन बेच दिया था और कुछ ज़मीन बाकी है। और जब गाँव वालों को पता चला तो गाँव वाले आवाज़ उठाया, विरोध किया उनका, पुलिस स्टेशन में अपना एफआईआर दर्ज किया। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो ज़मीन खरीद चुका था, आदर कास्ट के लोग भी थे और इसमें हमारे आदिवासी लोग भी थे। और उन लोगों ने भी बाद में क्या किया कि पुलिस स्टेशन का जो बड़ा बाबू रहता है, दरोगा साहब रहता है, उनको पैसे खिला दिया। पैसे खिलाने के बाद वो क्या किया कि हमारे जो गांव हैं, जो गांववासी हैं, उन्हीं पर वो जुर्म करने लगा। आ करके वही पीटने लगा गांव वालों को। जब भी कोई भी विरोध करता था, ज़मीन के बारे में बोलता था, या तो ज़्यादा वो बात बोलते थे, जेन्युइन बात को बोलते थे, लेकिन फिर भी बड़ा बाबू आ करके उनको पीटता था और ज़बरदस्त उसको गाड़ी में चढ़ाता था और पुलिस स्टेशन ले जाता था। ऐसे हो गया था। तो निर्णय लेने में बहुत परेशानी हुआ। और इन सब को देखते देखते गांव वाले पूरा परेशान हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि एक लड़के को, जो विपक्ष पार्टी के लोग थे, जो लोग ज़मीन खरीदे थे, उनका जो पार्टी तरफ से थे 2-3, वो लोग पहले से और लोगों को मर्डर कर चुका था। तो उन लोगों को मर्डर करने के लिए बोल दिया। अब एक रात क्या हुआ, हालांकि वो लोग कई दिन तक घर घर जा कर के लोगों को परेशान किया, रंगदारी किया। और एक दिन क्या हुआ कि एक लड़का को घर से निकाला, उसके बाद ले जा रहा था। तो उस लड़का का जो पत्नी थी वो चिल्लाई और पूरा गांव वाले लोग निकल गया, पूरा गांव को घेर लिया। घेरने के बाद किसी प्रकार से एक लड़का भाग गया और 2 लड़का को पकड़ लिया। जो लोग मर्डर करते थे वो 2 को पकड़ लिया और फिर रात भर कटहल का पेड़ में बांध करके रखा गांव वालों ने। और एक लड़का, वो जो घर घुस गया था, वो अंदर से बंद कर दिया था। तो उसका घर के चारों ओर लोग पहरा करके सुबह किया। पुलिस को सूचना दिया गया कि पिस्टल के साथ इनको पकड़ा गया है, इसलिए आप एक्शन लीजिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस तो पहले से ही वो बिक चुका था, इसलिए किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। और तब 12 पढ़ा लोगों को बुलाया गया और यहाँ पर मीटिंग बैठाया गया गांव में। फिर उन लोगों ने
फैसला किया कि सीधे इन तीनों को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि पुलिस भी एक्शन नहीं ले रहा था उस वक्त। इसलिए गांव वाले सोचा कि अगर इन तीनों को हम लोग छोड़ देंगे तो गांव वाले को किसी ना किसी को तो मारना ही है, उससे पहले क्यों ना इन्हीं तीनों को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये फैसला हुआ। तो गैस 2 लोगों को कटहल पेड़ में बांधा था और एक घर में था। तो एक जो कटहल पेड़ में बांधा था उसका जो पत्नी थी वो गांव वालों के तरफ से थी और उसका घर वाले भी गांव वालों तरफ से ही थे। लेकिन एक लड़का वो दलाली करता था। तो वो लड़का को मतलब अब गांव वाले भी सोचने में पड़ गए कि इसका क्या करें, इसको मारे या नहीं मारे। तो उसका पिताजी तो बोल रहे थे कि सीधे मार दो, लेकिन गांव वाले बोले नहीं, आप हम लोग तरफ हैं तो हम लोग इसको सुधारने का चांस देते हैं, कहा। उसके बाद वो लड़का को नहीं मारा, लेकिन एक लड़का रस्सी छुड़ा करके वो भाग रहे थे। तो उसको भागने के दौरान उसको क्या किया कि पीट के मार दिया। और उस वक्त पुलिस भी आया था, और पुलिस क्या बचाएगा, पुलिस को तो बचाना चाहिए था। पुलिस तो अपने डर से वो लोग भाग रहे हैं, गाड़ी में चढ़ करके पूरा भाग गया पुलिस लोग, क्या बचाएगा। ऐसा हुआ। फिर उन तीनों को, सुबह का बात है, उन तीनों को बचाने के लिए अपने जो पार्टी वाले लोग थे वो लोग आए और उन तीनों को बचाने के लिए आए थे। तो वो लोग क्या किया कि वहाँ पर बातचीत करते करते बातचीत बढ़ गया, मतलब कि एकदम बात ही मतलब बढ़ गया, ऐसा कि एकदम लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और उस वक्त वो लोग भागने भागने के दौरान एक बूढ़ा को भी मार दिया गया। वहाँ पर 3 लोगों का मर्डर हो गया 12 पढ़ा के द्वारा। और उस दिन मैं स्कूल में था और लोग भी मेरे जो दोस्त लोग थे, मेरे जो साफट मेरे हम उम्र के हैं, वो लोग भी स्कूल में ही थे। और जब स्कूल से हम लोग आए तो वहाँ पर बहुत भीड़ था। मैदान है, उस मैदान बहुत भीड़ था। वहाँ पर पुलिस भी आया। उसके बाद वहाँ पर जो बयान बनाया, वहाँ पर बयान में लिखा हुआ था कि आज का जो भी घटना घटी है उस घटना का FIR होगा, इस प्रकार लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने क्या किया, अपने लोग वहाँ पर पढ़ के सुनाया गाँव वालों को कि आज का जो घटना है, आज का ये जो घटना हुआ, इस घटना में केस नहीं होगा। इस प्रकार से उन लोगों ने पढ़ा। तो गांव वाले समझ गए कि केस तो नहीं होगा। अब चुपचाप हो गए। चुपचाप हो जाने के बाद क्या हुआ कि कुछ साल के बाद अब वारंट नोटिस आने लगा। हम लोग तो उसमें पढ़ाई करते थे, हम लोग को पता ही नहीं था कि हम लोग का भी नाम वहाँ पर है, हम लोग को पता ही नहीं था। मतलब ऐसा हुआ कि हमारे गांव से 100 लोगों का नाम दिया गया था, FIR कर दिया था। 100 लोगों का नाम से FIR कर दिया था कि इन लोगों ने मर्डर किया है मेरा। और उस वक्त हम लोग स्कूल में थे, बट हम लोग का लाइफ के साथ उन लोगों ने खिलवाड़ किया। पिताजी लोग का नाम तो था ही था, लेकिन जो हम लोग पढ़ाई करते थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनका लाइफ को भी उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने के बाद FIR तो हो गया था। उस वक्त 9th में मैं था। 9th के बाद 10th में आया। 10th में मैंने लिखा बोर्ड परीक्षा। लिखने के बाद फिर भी मैं हार नहीं माना, पढ़ने लिखने में आगे था। इस कारण से मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ता था कि केस हुआ है कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ूंगा, यही मैं सोचता था। 2009 की घटना थी, 2013 पहुंच गया। 13 में कुर्की जबीद वारंट निकल गया। जब FIR हो गया है, इस प्रकार से गाँव वालों ने सुना, तो किसका FIR हुआ है ये लिस्ट हम लोग को बता दीजिए। थाना वालों से रिक्वेस्ट करके उन लोगों से पूछा गया और फिर वहाँ से लिस्ट लेके लाया। तो वहाँ पर हम लोगों का भी नाम था। जितना स्टूडेंट बच्चे थे, 10-15 बच्चे थे हम लोग, स्टूडेंट बच्चे, उनका नाम भी वहाँ पर दिया गया था FIR कॉपी में। तो फिर वहाँ पर बातचीत किया गया कि ये तो स्टूडेंट बच्चे हैं, ये लोग तो नहीं थे, फिर इनका नाम यहाँ पर कैसे आया। तो वहाँ पर बड़ा बाबू बोला कि ये तो हम लोग को नहीं पता, जो FIR किया है, जो घटना घटी थी उस जगह में शायद इन लोगों को देखा होगा उन लोग, तभी तो इन लोगों का नाम यहाँ पर मतलब लिखा गया है। तो वहाँ पर गांव वाले फिर से उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि
स्टूडेंट बच्चे हैं, इन लोगों का नाम को हटा दिया जाए। तो फिर वहाँ पर बड़ा बाबू बोला कि ठीक है, इन लोगों का नाम हटा दिया जाएगा। इसलिए हम लोग इत्मीनान हो गए। इत्मीनान होने के बाद में 2013 जैसे पहुंचा, उस समय वारंट नोटिस आ गया, सबका वारंट नोटिस आ गया, कोर्ट की जबी द्वारा नोटिस। तो उस समय सारे लोग चले गए। मैं तो उस समय मतलब पढ़ाई करता था। उस समय हो सकता मैं कहाँ इंटर में था। बोर्ड परीक्षा मैं लिख दिया था 2010 में। उसके बाद इंटर में था मैं 2013 में, क्योंकि एक साल मैं लेट से ज्वाइन किया था। एक साल मैं कहीं गया था, सोसाइटी पे गया था, तो एक साल मेरा लेट हो गया था। इसलिए मैं 2012 में मैं +2 में ज्वाइन किया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर +2 मैंने जैसे ही ज्वाइन किया, वैसे ही उधर से भी वारंट नोटिस आने लगा। तो हम लोग जितना भी स्टूडेंट थे उनका नाम से भी वारंट नोटिस आने लगा। उसके बाद गाँव वाले लोग तो एक साथ वो लोग चले गए, और जो लोग पढ़ाई नहीं करते थे, मेरे जो सहपाठी लोग थे गांव में, मेरे हम उम्र के लोग थे, वो लोग भी पढ़ाई छोड़ दिया था, क्योंकि केस हो गया, अब पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सोच करके उन लोग छोड़ दिया था। तो सारे लोग चले गए। 2013 में सरेंडर हो गए। सरेंडर होने के बाद मेरे मतलब मैं पढ़ाई करता था, तो मेरा एग्ज़ाम पहुंचा हुआ था। इसलिए मैं क्या किया कि उन्हीं लोगों को मैंने फ़ोन किया, बड़ा बाबू को फ़ोन किया, सर मेरा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम लिखने दीजिए, उसके बाद मैं खुद जाऊँगा सरेंडर होने के लिए। तो बड़ा बाबू मान गए। उसके बाद एग्ज़ाम मैंने लिखा। एग्ज़ाम लिखने के बाद जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसका दूसरा दिन फ़ोन आया कि विलियम तुम सरेंडर कर रहे हो या नहीं। सर मैं कल जाने वाला हूँ, आज प्रैक्टिकल है, कल मैं सरेंडर होने के लिए डायरेक्ट खूंटी जाऊँगा। उसके बाद ठीक है, अगर नहीं आओगे तो फिर हम लोग को जाना पड़ेगा आपको पकड़ने के लिए। ठीक है सर, आपको ये नौबत नहीं आएगा, मैं खुद चला जाऊँगा, मैंने कहा। और वैसा ही क्या, मैं चला गया खूंटी। माँ, मेरे दीदी लोगों के साथ हम लोग चले गए, वकील के पास चले गए। वकील से हम लोग वहाँ पर पेपर में बनवाए सरेंडर होने के लिए। उसके बाद फिर कोर्ट चले गए। कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर मुझे पूछा जा रहा था कि वाकई में तुम क्या मर्डर किए हो, तुम इतने छोटे हो, कैसे तुम मर्डर कर सकते हो। उन लोगों ने पूछा, तो मैंने सर से कहा, जज से भी कहा, जस्टिस से भी कहा, पेशकर थे इन लोगों से, मैंने कहा कि सर मैं तो स्कूल में था, बट मेरा नाम कैसे दे दिया मुझे नहीं पता है। और जो बात करने का जो तरीका था वो भी मेरा, उसमें तो मेरा दिमाग ही नहीं था, ज़्यादा दिमाग ही नहीं था, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में कितना दिमाग रहता है आप लोग को पता ही होगा। तो जो सच्चाई था वही चीज़ को मैं वहाँ पर बोला कि सर मैं तो स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई करता था उस वक्त। और अब जान सके 2009 की बात है ये, और 2013 में अभी मैं सरेंडर होने, अभी भी मतलब इंटर का एग्ज़ाम फ़िलहाल ही ख़त्म हुआ, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, और ख़त्म होने के बाद मैं सरेंडर होने के लिए आया हूँ। उसके बाद सभी लोग वहाँ पर देख कर आश्चर्यचकित रह गया कि इतना अच्छा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चे को कैसे इन लोगों ने फंसाया। वहाँ पर बातचीत करते करते बात निकला कि बमनी वाला ये केस है, जो 3 लोगों का मर्डर हुआ था वही केस है। तो फिर वहाँ पर अरे बाप रे, ये सोचने लगे लोग। तो उन लोगों ने कहा वाकई में तुम मर्डर किया? जी नहीं, मैं बोल रहा हूँ। और फिर वहाँ पर सरेंडर करने के लिए मैं गया था, तो एक पुलिस था मेरे साथ। तो उस पुलिस को लोग बोल रहे थे कि इसको हाथ कड़ी पहनाओ नहीं तो भागेगा, बोल रहे थे। तो डायरेक्ट मैं उन लोगों को कहा कि मैं खुद सरेंडर होने के लिए आया हूँ, फिर क्यों भागूंगा। फिर इंस्पेक्टर भी बोल रहा है कि नहीं भागेगा, अच्छा लड़का है ना। जी हाँ सर, नहीं भागेंगे, कभी नहीं भागेंगे, बोला मैं। तो चलो फिर बोल के बोला, फिर हम लोग गए। उसके बाद हम लोग को घुसाया गया, जेल के अंदर घुसा। अब जेल के अंदर में क्या क्या हुआ, वहाँ पर भी मतलब तरह तरह के लोग रहते हैं, बड़ा बड़ा क्राइम करने वाले लोग रहते हैं वहाँ पर। तो शुरू में तो डर लगता है, बट हम लोग का गांव वाले लोग पहले से था वहाँ पर। 50 लोग शायद करीब थे हम लोग का गांव वाले लोग अंदर में, जेल के अंदर में। तो फिर मैं भी वहाँ घुसा। उस समय मेरा जुगनैल नहीं था। अच्छा, जुगनैल के बाद मैं बाद में बताऊँगा। तो उस समय मुझे डर तो लग रहा था, बट हम लोग का गांव वाले लोग थे, 50 लोग जैसे थे, इसलिए उतना तो डर नहीं लगा।
नहीं लगा। फिर खाना पीना वहाँ पर अच्छा से ही मिलता है, सब चीज़ अच्छा से मिलता है वहाँ पर, मतलब किसी प्रकार की कोई घाटी नहीं है वहाँ पर, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जितना वहाँ पर खाना पीना मिलता है ना, उतना तो हम लोग गाँव में भी, तो घर में भी नहीं खाते हैं। तो वहाँ पर ऐसा था। फिर वहाँ पर मुझे पढ़ने लिखने का मौका भी दिया जाता था। जब तक मैं नहीं पढ़ाई से नहीं उठता था, मतलब हर रात को मैं पढ़ता था, दिन को भी पढ़ता था, और रात में 1 घंटा मुझे पढ़ने का टाइम भी दिया जाता था। 1 घंटा पढ़ने के दरमियान वो लोग जो और कैदी लोग थे, वो लोग कुछ नहीं करते थे, वो लोग एकदम सुतल रहते थे। हम लोग का जो वार्ड में था, जो रूम में था एक, वो समझदार था, उससे सब लोग डरते थे। वही मुझे पढ़ने के लिए कहता था कि बेटा तुम को फंसाया गया तो कुछ करके दिखाओ, तुम पढ़ो, हर दिन तुम्हारे लिए टाइम निकालेंगे हम लोग 1 घंटा, और 1 घंटा तुम पढ़ो कहा। और वैसे ही मैंने किया, हर दिन मैं 1 घंटा जेल में भी पढ़ा करता था। उसके बाद मेरे उम्र तो जुगनैल में था। फिर जुगनैल हम लोग फाइल किया। फाइल करने के बाद मेरा केवल नहीं, और मेरे साथ 7 लोग थे लड़के जो अंदर घुसे जुगनैल में थे। उनका भी जुगनैल हम लोग साथ में एक साथ हम लोग फाइल किए जुगनैल कराने के लिए। फिर वहाँ पर हम लोगों का जुगनैल तो अपील हो गया, वहाँ पर फाइल हो गया। फिर एक दिन हम लोग को ले गया मेडिकल के लिए ले गया रांची रिम्स हॉस्पिटल, आप लोग सुने होंगे। वहाँ ले गया, फिर हम लोग को सिकड़ बांध के ले गया है। उस समय हम लोग का जुगनैल नहीं हुआ था, डिक्लेयर नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग को सिकड़ बांध के ले गया था। तो फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ पर तो लोग हम लोग को देख करके एकदम हैरान रह गया। बाप रे, इतना सुंदर लड़का लोग को फंसा दिया कि क्या किया, क्या गुनाह कर दिए ये लोग, ये सोचने लगे। फिर हम लोग का मेडिकल हो गया। वहाँ पर मेडिकल होने के बाद हम लोग खूंटी आए। उसके बाद वहाँ से जैसे हम लोग का जुगनैल हो गया, जुगनैल कंफर्म हो गया, उसके बाद फिर हम लोग को जुगनैल वाला जेल रांची में ले गया, जो डुमरदगा में है, बूटी मोड़ से आगे डुमरदगा कहा जाता है। वहाँ जुगनैल जेल है, बच्चों का जेल है। वही बच्चों का जेल में हम लोग को ले गया। बच्चों का जेल में ले जाने के बाद वहाँ पर भी अच्छा से खाना पीना मिलता था, सब चीज़ मिलता है। जैसे आप मतलब क्या बोलेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं होगा वहाँ पर, ऐसा जुगनैल जेल में। तो फिर वहाँ पर हम लोगों का मतलब रहन सहन को देखते हुए लोग, मतलब वहाँ का जो जज हैं, या तो फिर वहाँ का जो पीपी हैं, पेशकर हैं, या तो वकील भी हैं, जो हम लोग का केस को लड़ते थे, वो लोग भी हम लोगों से बहुत ही प्रभावित हुए, क्योंकि हम लोग किसी प्रकार कोई गलती काम ही नहीं करते थे जेल के अंदर में भी, इसलिए वो लोग भी मानते थे हम लोग फंसाया गया है। और ज़्यादातर आप लोग को पता है कि बात व्यवहार को देखते हुए ही वहाँ पर रिहा भी किया जाता है। और उस समय मैं फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लिखा था, तो सेकेंड ईयर मेरा बाकी था। तो मेरे गांव वाले लोग, कुछ दोस्त लोग हैं, विशेषकर मैं लखन कुमार महतो है, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो हर वक्त मेरा साथ दिया था। पढ़ने लिखने का जो किताब कॉपी ले करके वो मतलब मेरे पास मिलने के लिए जाता था खूंटी, और वहाँ पर हमको किताब सब देता था। और मेरे भैया लोग भी हैं, जो उन लोगों ने भी मुझे बहुत साथ दिया। तो इस प्रकार से हुआ, और मैं कभी पढ़ाई छोड़ा ही नहीं जेल के अंदर में भी। फिर उसके बाद जैसे हम लोग जुगनैल में चले गए। जुगनैल में वहाँ पर रहने के बाद वहाँ बच्चों के साथ हम लोग बैठते थे, और हालांकि हम लोग मैट्रिक तक पढ़ लिए थे, इंटर भी कोई कुछ कर लिए थे, मतलब जितने भी मेरे उम्र के लोग थे सभी लोग मैट्रिक लिख लिए थे। तो हम लोग वहाँ पर 1 2 का खा ABCD ये सब हम लोग सीखते थे, बच्चों के साथ में बैठते थे। और वहीं पर शहर के जो बच्चे होते हैं वो कभी नहीं बैठते थे स्कूल में, क्योंकि बच्चों का जो जेल होता है उसमें स्कूल भी है, तो वहाँ पर हम लोग बैठते थे पढ़ने के लिए। लेकिन हम लोग और पहले जवाब नहीं देते थे, पहाड़ा भी मतलब बुलवाया जाता था, काखा बुलवाया जाता था, ABCD बुलवाया जाता था। हम लोग को जवाब पता होते हुए भी हम लोग नहीं बोलते थे, चुपचाप रहते थे। यहाँ पर हम लोग सोचते थे
कि हम लोग को रहना है तो थोड़ा बोका टाइप का ही रहना है। अगर हम लोग फटाफट बोलेंगे तो फिर बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते थे, चुपचाप रहते थे। उसके बाद वहाँ पर भी हम लोग का व्यवहार को देखा गया कि ये बच्चा लोग सही है। तो फिर हम लोगों का जो जुगनैल जो केस था, उस केस से जल्दी हम लोग को रिहा करने के लिए वहाँ पर बातचीत होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा तो एग्ज़ाम फिर से पहुँच रहा था, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पहुँच रहा था। तो एक बेल, मतलब कि बाहरी बेल वहाँ पर हम लोग फाइल करने के बाद मुझे 1 महीने की छुट्टी मिला। 1 महीने की छुट्टी मिलने के बाद मैं घर आया। घर से फिर मैं एग्ज़ाम लिखने के बाद फिर से मैं चला गया जुगनैल जेल में सरेंडर होने के लिए। और उसके बाद वहाँ पर 1 सप्ताह थे। 1 सप्ताह के बाद फिर हमको रिहा किया गया। हमको केवल नहीं, मेरे जितने भी साथ में थे उन लोगों को निकाला गया। निकालने के बाद वहाँ पर हम लोगों का व्यवहार को देखते हुए क्या हुआ कि वहाँ पर एक APP थी जो हम लोग का कास्ट की है। तो वहाँ पर मुझे ऑफ़र मिला कि मेरे साथ क्या काम करोगे। तो मैंने कहा जी हाँ, काम करूँगा। तो फिर APP का असिस्टेंट के रूप में मैं वहाँ पर काम करता था। APP का जितना भी काम रहता था वो सारा मैं करता था। मतलब कि अदालत में वकालत करने के लिए नहीं, वो छोड़ करके जितना भी नोटिस सब, वारंट नोटिस हुआ या सम्मान नोटिस सब हुआ, ये सब मैं ही करता था। किसी को भी वारंट कराना है, किसी को भी बुलाना है गवाही के लिए, तो मैं ही नोटिस काटता था। तो उस वक्त था कि मतलब पुलिस भी, बड़े बड़े पुलिस लोग भी रिक्वेस्ट करते थे हमसे कि बाबू मेरा नोटिस काट दो, जल्दी से जल्दी मैं गवाही दे सकूं और इस केस से मतलब छुटकारा मिल सके। ऐसे मतलब बड़े बड़े डॉक्टर लोग जाते थे, जो मेडिकल करते हैं, वो लोग जाते थे और एकदम प्यार से बात करते थे वो लोग, और एकदम रिक्वेस्ट किया करता था। तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं छोटा था उस समय, मेरे उतना नॉलेज ही नहीं था। जब भी मैं खाली रहता पढ़ाई करता था। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर मैंने 1.5 साल काम किया। और 1.5 साल के दरमियान यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप लोग को मैं बताऊंगा। तो गैस यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे जितने भी आदिवासी बच्चे हैं, छोटा बच्चे 10-15 साल से नीचे, 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, इन लोगों को रेप केस में फंसाया गया है। और आपको पता है रेप केस क्या होता है? 376 इसका धारा लगता है, IPC 376 लगता है। और रेप केस में क्या होता है आप लोग को पता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। और छोटा बच्चा को रेप केस में कैसे उन लोग को फंसा दिया था, वो भी हमारे आदिवासी लोगों को फंसाया गया, अदर कास्ट वाले लोग फंसाया है। और आज यही हो रहा है हमारे इस दुनिया में, इस समाज में यही हो रहा है कि हम लोग आदिवासी लोग क्या हैं, कमज़ोर हैं, दिमाग से भी कमज़ोर हैं, धन दौलत से भी गरीब हैं। इसलिए हम लोगों पर फोकस किया जा रहा है कि हम लोगों को कैसे फंसाया जाए, कैसे ये आगे नहीं बढ़ सकता है। यही वो लोग कारण ढूंढते हैं। तो इसलिए गाइस आप लोगों से ही मैं कहूँगा कि ऐसे स्थिति में कभी मत पड़िए, ऐसे परिस्थिति कभी पैदा मत कीजिए जिससे कि आपको दिक्कत हो। जो मेरे साथ जो घटना घटी है वो घटना आपके साथ कभी ना घटे। तो APP का असिस्टेंट के रूप में काम करता था। तो वहीं पर मुझे पता चला कुछ बातों का कि लोग क्या करते हैं कि आदिवासी लोग जब केस लड़ने के लिए जाते हैं, अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त मैं उन लोगों को बहुत अच्छा से समझाता था, एकदम बारीकी से समझाता था कि आप लोग कहीं पर भी पैसे मत दीजिए, जहाँ पैसे लगेगा वहाँ पर आप दे सकते हैं। आपका वकील, अगर आपका वकील लड़ रहे हैं तो उनको आप दे सकते हैं, लेकिन बेवजह का पैसे कभी मत दीजिए, मैं कहता था। मान लिया वकील 500 बोल रहा है और आपके पास 1000 का नोट है, तो आप वहाँ पर 500 ही दीजिए, 1000 कभी मत दीजिए, मैं बोलता था। ऐसे मैं क्यों बोलता था? क्योंकि वकील के हाथ में अगर पैसा चला गया तो वो पैसा रिटर्न होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बहुत अच्छा से समझाता था हमारे जो आदिवासी लोगों को, लेकिन वो लोग समझता ही नहीं था, दूर भागता था वो लोग। और एकदम क्या बोले, मतलब कि जब भी मैं नोटिस काटता था, किसी के पास पैसे नहीं रहता था, नोटिस काटने के लिए तुम पैसे मांगो, ये कहा जाता था हमसे। मेरे जो APP हैं वो, अगर तुम्हारा वही है, तुम अगर नहीं मांगोगे तो हम भी पैसा नहीं देंगे तुमको, यही कहते थे।
मैडम। तो फिर मजबूरी में हमको पैसे मांगना पड़ता था, तो हमको अच्छा नहीं लगता था, एकदम बुरा फील होता था, बहुत बुरा फील होता था। और फिर बाद में ऐसे करते करते ना मैं क्या मैंने उब गया कि लोगों से पैसा मांगना ये सब मैं ये सोचता था अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने क्या कि बाद में छोड़ दिया। वकालत करने के लिए कहा जा रहा था मुझे, लेकिन मेरे परिवार, आप लोग को पता ही है कि हम लोग का परिवार में कोई पढ़े लिखे नहीं है, और यहाँ पर हम लोग का जो ज़मीन जायदाद भी नहीं है, और वकालत यानी कि लॉ कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी लगता है। लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने का मेरे पास कोई क्या बोलेंगे मतलब पैसे कौड़ी नहीं था, तो इसलिए मैं लॉ कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया वहाँ पर। फिर मैं वापस घर आया। तो इस प्रकार से हुआ गैस मेरे साथ, और मुझे जेल में जाना पड़ा, 8 महीना रहना पड़ा। हालांकि हम लोग स्कूल में थे, लेकिन हम लोग को फंसा दिया गया, आप लोग को पता ही है। तो आज भी दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा है कि हम लोग आदिवासी में लोग लड़वा रहे हैं, और उसका फ़ायदा कोई दूसरा उठा रहा है। तो जब तक हम लोग आदिवासी जागरूक नहीं होंगे, जब तक एक नहीं होंगे, तब तक हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, और इसका फ़ायदा कोई दूसरा उठाएंगे। यहाँ पर ज़मीन जो विवाद हुआ, इस विवाद में भी ऐसा ही हुआ। जो आदर कास्ट के लोग थे वो लोग कभी सामने नहीं आए, सिर्फ हमारे आदिवासी लोग ही आए सामने, और उन्हीं के बीच में और यहाँ पर मर्डर भी हुआ। आदर कास्ट का कुछ घाटा नहीं गया, सब आदिवासियों को ही घाटा हुआ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग के बीच में लोग कैसे हम लोग को झगड़ा करवा रहे हैं। और आज ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन का मतलब क्या बोलें, फाइनल हो चुका है, यानी कि अभी आदिवासी लोग, हम लोग का गांव वाले लोग अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन गया गाइस। तो आज का वीडियो पे बस इतना ही। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि जेल से निकलने के बाद मैंने क्या क्या किया, और यहाँ तक कैसे मैं आया। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस। अब आप लोग से विदा लेना चाहेंगे। हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।